स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी प्लस 10th का चैप्टर है जो कि 11 नंबर पे आता है। चलो थोड़ा सा हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। आज क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर किताब में ढूंढने मत जाना, मैं थोड़ा सा बेसिक समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, अब एटम क्या होता है ये आपको आगे पता चलेगा। बस इतना जान लो कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। इसके अंदर ही प्रोटॉन होता है, इसके अंदर ही न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। हमें न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है, हमें प्रोटॉन से मतलब नहीं, हमें मतलब है किससे, इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही रीजन है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है एक कंडक्टर के अंदर, मान लो एक वायर है, ठीक है। इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव जब जाते हैं तो ही चार्ज फ्लो होता है, ठीक है ना। चलो इतना याद रखना कि ये जो मेन रीजन है हमारे पास, किस चीज़ के लिए मेन रीजन है, सॉरी किस चीज़ के लिए मेन रीजन है, करंट फ्लो करने के लिए। ओके चलो आगे बढ़े। चलो हो गया। थोड़ा चार्ज देख लो, चार्ज इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, चार्ज भी, ठीक है। दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, कूलम। क्या होती है, कूलम। एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम, जिसको हम सी से डोनेट करते हैं, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखो इसके बारे में कि एसआई यूनिट क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है ना। यही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब फ्लो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू नेगेटिव डायरेक्शन, तब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखो। अब थोड़ा सा हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। चलो आगे जाओ। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, डिफिनेशन देखें। अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ, ठीक है। क्लोज्ड पाथ पे ध्यान देना बेटा कि ये जैसे हमारा सर्किट, इसमें यहाँ बल्ब लगा दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दी, ठीक है ना। ये वायर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, अब ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर दूँ, इस वायर को यहाँ से ब्रेक कर दूँ, तो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ कहलाएगा क्या, नहीं ना, ठीक है। एक कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ, ठीक है। कंटिन्यूसली करंट फ्लो होना चाहिए, कंटिन्यूसली करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। डेफिनेशन में मैंने ये लिखा है, अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली बहना चाहिए, कहीं से सर्किट ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को डोनेट कैसे करते हैं हम, आई से। बेटा छोटी छोटी चीज़ें बोलना, इलेक्ट्रिक करंट को डोनेट कैसे करते हैं हम, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे डोनेट करते हैं, ठीक है ना। इसको डोनेट करते हैं हम आई से, ठीक है, आई से डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अब क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, जल्दी बताओ। देखो अगर इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करते हैं, when the rate of flow of charge per unit time, क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अब देखो इसमें से मैं तुम्हें फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है ना। फॉर्मूला निकालना सीखो डेफिनेशन के अंदर से, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट के साथ, किस स्पीड के साथ चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, चार्ज को कैसे लिखते हैं हम, क्यू से डोनेट करते हैं, ठीक है ना। कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, कि टाइम में फ्लो हो रहा है, ठीक है। यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये चार्ज जिस टाइम में फ्लो हो रहा है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सीधी सिंपल डेफिनेशन, पर यूनिट टाइम, एक टाइम में एक चार्ज कितना फ्लो हो रहा है उसी को हम कहते हैं क्या, करंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्या हो जाएगा, ऐसे लिखूंगा मैं, चलो देखो एक बार, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है ना। ऐसा यूनिट देख लो इसकी, क्या देखोगे बचा क्या है इसमें, एसआई यूनिट, ठीक है ना। कूलम की क्या होती है, सॉरी चार्ज की क्या होती है, कूलम, ठीक है ना। चार्ज की क्या होती है, कूलम। टाइम की क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। क्या हो गई, कूलम पर सेकेंड, क्या हो गई, कूलम पर सेकेंड। लेकिन हेनरी मरी, जो भी नाम है हेनरी मरी एम्पियर जी का, ठीक है, उनके नाम पे हमने इसका नाम रख दिया है इस यूनिट का एम्पियर। क्या रख दिया है, एम्पियर। तो क्या होगा इसकी ऐसा यूनिट, एम्पियर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर ए से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए। पोटेंशियल डिफरेंस पे आ जाओ। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे डिनोट करना है बेटा, मैंने बता दिया आपको पहले ही कि इसके सिंबल्स याद रखना है आपको, बहुत दिमाग
ठीक है। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन। क्या बोलेंगे? वर्क डन मतलब काम, जो भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, कितना काम करवाना है हमें, किस एनर्जी के साथ करवाना है, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर करवाना किस एनर्जी के साथ, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन, कितना वर्क डन लग रहा है उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाना, उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इजी है, इसका फॉर्मूला देख लो, ये कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या मूव करवा रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्या मूव करवा रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। चलो क्यू बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। कितना वर्क डन अपॉन चार्ज। इतनी ताकत के अंदर, इतनी काम के अंदर हम इतने चार्ज को मूव करा रहे हैं। बहुत बार बच्चे पूछ लेते हैं भैया 1 वोल्ट को डिफाइन करो। 1 वोल्ट को डिफाइन कुछ नहीं करना भैया, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। चार्ज की क्या होती है? कूलम, ठीक है। तो 1 जूल एनर्जी लग रही है 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करवाने में, उसी को कहते हैं 1 वोल्ट, ठीक है ना। 1 वोल्ट को ट्रांसफर करवाने में क्या लग रहा है? 1 जूल की एनर्जी लग रही है, एक चार्ज को हम फ्लो करवा रहे हैं, बात करें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 1 वोल्ट को एक डिफाइन करना है तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, बहुत काफ़ी, ठीक है ना। इसको अपने वर्डों में लिख दो। चलो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में और क्या बात की हुई है? हम इसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर हम करते हैं वोल्ट मीटर, वोल्टामीटर, ठीक है ना। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी अगर लैंडिंग में हम करें तो? वोल्ट, ठीक है, जिसको हम शो करते हैं वी से, स्मॉल वी से, ठीक है ना। इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट, जिसको हम शो करते हैं वी से, ठीक है। इसको मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वोल्टामीटर। इसको हम हमेशा पैरेलल में ही यूज़ करते हैं बेटा। काय में यूज़ करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं कि किसी को नहीं पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। मान लो सर्किट का वायर है, ठीक है ना, तो हम सर्किट में ना लगाकर इसको अलग लगाते हैं, ठीक है ना। वोल्टमीटर का शाइन ऐसा, ठीक है ना। सर्किट में ना लगाकर हम इसको ऐसा लगाते हैं तो इसके पैरेलल हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। एक चीज़ में चलो करंट का रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। करंट को हम मेजर कैसे करते हैं? एम मीटर से। करंट को कैसे मेजर करते हैं? एम मीटर से, ठीक है ना। इसको हम एम मीटर से इसको कहाँ कनेक्ट करते हैं? सीरीज के अंदर। बोले सर सीरीज क्या होती है? बेटा एक वायर है, वायर के अंदर ही हमने कहीं पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को कहते हैं हम सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना। तो हम हमेशा एम मीटर को सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं, ध्यान रखना। चलो हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस बहुत अच्छी चीज़ है बेटा। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका एंडिंग मीनिंग जान लोगे सब कुछ आपको इजीली समझ में आएगा। रुकावट क्या होता है? रुकावट, किसी चीज़ में रुकावट पैदा करना इस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसका सबसे इजी डेफिनेशन हो जाएगा अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना। फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। करंट का अपोजिशन कर रहा है, काय का अपोजिशन कर रहा है? करंट का अपोजिशन कर रहा है वो, उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है ना। उसको नाम दे दिया हमने रेजिस्टेंस। अगर मैं बात करता हूँ भैया लकड़ी की बात करता हूँ, ये वुड है, वुड के अंदर हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। वो अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं करवाने देता है, ठीक है ना। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम, ठीक है ना। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम। इसको हम इसे साइन से डिनोट करते हैं, ये ओम का साइन है, ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं ओम, ठीक है। चलिए अब है हमारे पास रियोस्टेट और रेजिस्टिविटी। अब बेटा रियोस्टेट क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, ठीक है ना, जिससे हम रेजिस्टेंस को वेरी करवा सकते हैं। जैसे हमें 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाना, मुझे 5 ओम का नहीं लगाना है, तो हम क्या करेंगे? जादू तो है नहीं हमारे पास, केवल तो हम 2 ओम हाथ लगा दें 2 ओम का लग जाएगा, हाथ लगा दें तो 5 ओम का, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रियोस्टेट। क्या यूज़ करते हैं? रियोस्टेट। ऐसा कुछ बॉक्स टाइप का रहता है, ठीक है। इसमें जो चाबियाँ लगा रहती हैं, ठीक है, इस टाइप की चाबियाँ लगी रहती हैं, इसी को हम रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, यही रियोस्टेट होता है, ठीक है। अगर हमने 2 ओम की चाबी निकाल दी तो 2 ओम का रेजिस्टेंस लग जाएगा, 5 ओम की निकाल दी तो 5 ओम का लग जाएगा, दोनों को एक साथ निकाल दी तो 7 ओम का लग जाएगा, ठीक है। इसको एक और बोलते हैं हम वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम इसको? वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। आगे आ जाओ। रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा? हर मेटल की अपनी एक रेजिस्टेंस वैल्यू,
ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू, उसी को हम सिंपल भाषा में बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, कि भैया इस एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कितनी है, कॉपर की, आयरन की, इनकी रेजिस्टिविटी कितनी है। ठीक है ना, तो हर मेटल की एक रेजिस्टिविटी होती है जो कि किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, उसकी हर मेटल की एक ही होती है, चेंज नहीं होती, वो वेरी नहीं करती है, बात ध्यान रखना। ठीक है, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ओम मीटर ऐसा भी लिख सकते हैं हम, लेकिन ठीक ठाक तरीके से लिखूंगा तो ओम मीटर ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, ओम मीटर। ठीक है, चल हो गया रेजिस्टिविटी। चलो आगे आ जाओ, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है भैया, ओम्स लॉ में एक चीज़ याद रखना, इसकी डेफिनेशन अच्छे से याद रखोगे या इसका फॉर्मूला भी याद रख लिया आपने तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो जैसे मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, B = IR। ठीक है, बोले सर कहाँ से आया, देखो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको बता दूंगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। B is directly proportional to I when temperature remain constant। ठीक है ना, अगर हम कांस्टेंट रखते हैं किसको, टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम कांस्टेंट रखते हैं टेम्परेचर को तो क्या होगा, B is directly proportional to I। B क्या होता है, मैंने पहले बता दिया था, साइन याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, I क्या होता है, करंट। I क्या होता है, करंट। ठीक है, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी उसी की तरह बढ़ेगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, जितनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट होगा। आगे मैं बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन लगाता है, बैटरी। कौन लगाता है, बैटरी। ठीक है, जितने पावर की बैटरी लगाओगे उतना ही करंट बढ़ेगा। ठीक है, जितना वोल्ट का करंट आप बढ़ाओगे उतना ही वोल्ट का हमारा उतना ही एम्पियर में करंट बढ़ेगा। ठीक है ना, चलो इसकी डेफिनेशन देख लो एक बार, परफेक्ट डेफिनेशन। अभी समझ में तो आई गया होगा आपको आधी से ज़्यादा चीज़, लेकिन देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor, potential difference in a conductor is directly proportional to current या to the current। बेटा जो मैंने आपको ओम्स लॉ में बताया ना, अभी जो अभी मैंने बताया B is equal to I, वही चीज मैंने अपने वर्डों में लिख दी है। when temperature remain constant, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ठीक है, मैं बहुत लोग पूछते हैं, टीचर लोग पूछते हैं कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें बता दो, तो वो भी देख लो। चलो B is equal to I। ठीक है, आपको मालूम होगा कि जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। ठीक है ना, यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट आएगा, रेजिस्टेंस। ठीक है ना, R। ठीक है, कौन सा कांस्टेंट आएगा, रेजिस्टेंस, दैट इज B is equal to IR। ठीक है ना, ये हमारा इतना ही है, सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपकी एनसीईआरटी की बुक में, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, अब इसमें एक बात और ध्यान रखने को जो कोई नहीं बताएगा आपको कि R is independent of V and I। V और I से कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, V और I कोई इफेक्ट नहीं करता हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, पर ध्यान रखना। ठीक है ना, अगर एक सेम मेटल है तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही रहेगा जितना उसका है पहले था। ठीक है ना, मोटा ले लो पतला वायर ले लो, उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है ना, चलो थोड़ा सा चीज हमने रेजिस्टेंस में ध्यान से भूल गए हैं, उसको देख लो एक बार। ये फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या क्या होता है, जैसे कि भैया R is directly proportional to the length। ठीक है ना, लेंथ ऑफ वायर। ठीक, क्या है, लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर क्या होता है, अगर लेंथ ऑफ वायर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जितना आप लेंथ वायर बढ़ाते जाओगे उतना ही हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज़ होती है भैया R is inversely proportional to the area of cross section। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अरे बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, वायर। अरे भैया ये जो मोटाई बढ़ती है ना साइड से, वायर की, इसी को हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, लेंथ तो पता ही होगी। ठीक है, चलो अगला देख लो भैया। अब इसका एक फॉर्मूला हमने बनाया है कि R is directly proportional to length upon area। ठीक है ना, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, रो L/A।
ये फॉर्मूला आपने अगर याद रख लिया तो क्या होगा, आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये लेंथ हो गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, रो बस में मैंने नहीं बताया तो ध्यान रखना बेटा, ये रेजिस्टिविटी होती है, जो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, चलो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर मेटल की अपनी रेजिस्टिविटी होती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, चलो ओम्स लॉ हो गया हमारा। ठीक है, ओम्स लॉ में एक ग्राफ भी होता है। ठीक है, वी और आई का ग्राफ ये कभी कभी आता है। ठीक है ना, वी आई ग्राफ। ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई, अगर v बढ़ाओगे तो आई बढ़ेगा। अब vi क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि सिंबल याद रखना है आपको। v इज द पोटेंशियल डिफरेंस, i इज द करंट। ठीक है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ही करंट हमारा बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह अगर मान लो मैंने ये बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ाया तो ये भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। ठीक है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, बेटा दो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं हमारे पास। पहला देखो, पहला होता है सीरीज में, इसका डायग्राम में बना के बताया था। बहुत बच्चों को तो यही नहीं पता है कि सीरीज कैसे बनाना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो जान लो आज। मान लो ये वायर है। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, एक लाइन से जुड़े हुए, एंड टू एंड क्या होता है, अगर एंड टू एंड रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो उसी को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। अब भैया इसमें क्या हो रहा है, एक ही करंट आ रहा है, एक ही वायर है तो एक ही करंट होगा, उसमें तीन जगह से तो करंट आ नहीं रहा है। ठीक है ना, ये एक ही करंट आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ से आई फ्लो किया हमने तो आई1 लेकिन करंट है, सेम करंट है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है ना, वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो ये डायग्राम दिमाग में रखना है, इसको भूलना नहीं। चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसे आते हैं भैया। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे करंट क्या है, सेम है हमारे पास। ठीक है, तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3, तीन रेजिस्टेंस लिए थे, तीनों पोटेंशियल डिफरेंस लग जाएंगे। ठीक है ना, अब हमें मालूम है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ठीक है, तो हम हर V की जगह क्या रख देंगे, IR। ठीक है ना, IR1 रेजिस्टेंस हमारे पास अलग अलग है, IR2 प्लस IR3, I कॉमन ले लेंगे हम क्योंकि I सेम है। ठीक है ना, I क्या है, करंट क्या है, सेम है, मैंने बता दिया। सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, याद रखना। ठीक है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I से I कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या बचेगा, R इक्विवेलेंट टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, एंड सो ऑन। और ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो और भी आगे जुड़ जाएगा सेम वे में। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला। और सीधी सिंपल भाषा में कभी किसी बच्चे को याद रखना है तो अगर सीरीज में जुड़े हुए हैं सबको जोड़ दो, बात खत्म। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ो। सॉरी पैरेलल बच गया, पैरेलल देख लो। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लो। चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है फिर भैया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम देख लो आप पहले तो। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब पैरेलल ही जुड़े होते हैं, पैरेलल पता है। ठीक है, ये पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल है यहाँ पर। ठीक है ना, अब इसमें क्या होता है, बोले सर इसमें करंट कैसे डिफरेंट हो जाएगा, बेटा इसमें करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है। इसमें करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है, क्योंकि वो हम वोल्टामीटर को कैसे जोड़ते हैं, बाहर पैरेलली जोड़ते हैं। अब देखो बेटा यहाँ से करंट में डिस्ट्रीब्यूट तो हो रहा है, यहाँ जाके तो एक ही हो जा रहा है ना, यहाँ जाके तो एक ही हो जा रहा है ना, इसलिए करंट क्या होता है, करंट क्या होता है इसमें सेम होता है। ठीक है ना, सॉरी करंट डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, अब देखो करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये जो आई यहाँ से आया ये तीन डायरेक्शन में चला जाएगा, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे I1 I2 I3 तीन करंट हो गए। अब रेजिस्टेंस कितने, R1 R2 R3। ये डायग्राम आपने बना लिया तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है आपके लिए। अब देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तीन करंट हो गए ना वहाँ पर। ठीक है, I3। ठीक है, तो हमें मालूम है I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय R। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इजी, V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। उसी तरह हम V को कॉमन ले लेंगे क्योंकि वोल्टेज हमारा सेम है। ठीक है, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड V बाय R, V से V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 एंड सो ऑन, जितना भी होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हमेशा एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि सीरीज में इक्विवेलेंट करंट ज़्यादा होता है या कम होता है। इक्विवेलेंट करंट मतलब टोटल करंट, जब टोटल रेजिस्टेंस जब हम ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है सीरीज में कि कम होता है। ऑब्वियसली बात है भाई, हम तीन रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा,
ज़्यादा ही होगा ना, तीन रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी कितना होगा, हाई होगा ना भाई, एक से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों को जोड़ के बता रहा हूँ और एक को अलग हम बताएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा उसका, ऑब्वियसली बात है हाई होगा, जानने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको बोलते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको भी सबसे इजी मैं बताता हूँ बच्चों को, डेफिनेशन ऑफिशियल कुछ नहीं होती, तीन फॉर्मूले होते हैं इसके, ठीक है। एच इज हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, बेटा आई क्या होता है, करंट, बार बार बता रहा हूँ, चीजें याद रखनी है, आई क्या होता है, करंट, आई स्क्वायर, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी, ठीक है ना, आर फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है, आई फॉर करंट, टी फॉर टाइम। आप बोले कैसे सर, ठीक है भैया, जितना ज़्यादा करंट आप फ्लो करोगे, आपने देखा होगा लाल बल्ब, बहुत जगह देखा होगा, अगर लाल बल्ब को आप 5 मिनट के लिए जला के रखोगे तो इतना गर्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उसको आधे घंटे जला के रखो, आप हाथ नहीं लगा सकते। तो जितना ज़्यादा टाइम हमने लिया उसमें, वो जितना ज़्यादा टाइम लिया, देखिए यहाँ पे हमने टाइम भी देख लिया, जितना ज़्यादा हमने टाइम लिया उतना ही ज़्यादा वो हीट किया कि नहीं, जितने ज़्यादा उसमें करंट फ्लो करवाया हमने उतना ही ज़्यादा वो हीट हुआ, ठीक है। अगर अब नाइक्रोम वायर का मैं बताता हूँ, नाइक्रोम वायर क्या होता है बेटा, एक एलॉय होता है, ठीक है, एक एलॉय होता है जो हम कहाँ यूज़ करते हैं, हीटर के अंदर, कहाँ यूज़ करते हैं, हीटर के अंदर, उसमें हीटर के अंदर यही फिनोमेना यूज़ करते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब क्या होता है नाइक्रोम में, जैसे ये हीटर है हमारा, इसके अंदर आपको मालूम होगा ऐसे वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ जाता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, करंट को रोक लेता है वहीं जाके, ठीक है, यहाँ से करंट आया, इसके अंदर वही इकट्ठा होने लगता है, और जितनी ज़्यादा इकट्ठा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, और बहुत हाई हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। चलो इसी तरह ही हीट होने लगता है, और फिर हम खाना बनाते हैं कैसे, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, यूजेस क्या होते हैं इसके, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फ्यूज में भी हम, इलेक्ट्रिक फ्यूज में तो नहीं करते इसका, जैसे हीटर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, हीटर भी यूज़ करते हैं, और बहुत जगह ऐसा इलेक्ट्रिक अप्लायंस में हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। चलो तो इसका टोटल फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, अगर आपको एक बार में याद रखना है तो इसे रखना है, देखो अगर आपको एक बार में इसको याद रखना है तो सिंपल वे रखना आप, इस एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है ना, इसके भी प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल, ये बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा, ये बढ़ाओगे तो भी बढ़ेगा। बस याद रखना कि आई का मतलब करंट होता है, आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है, टी फॉर टाइम, जितने समय तक आप करंट बढ़ाओगे उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा वो, ठीक है ना। चलो कुछ और बचा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, ठीक है, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए या फिर ओवरलोडिंग से बचाने के लिए, ठीक है, ओवरलोडिंग से बचाने के लिए। बेटा इसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज के पास हाई रेजिस्टेंस होता है, इसकी थिकनेस कम होती है मेन वायर से, ठीक है। अगर इसमें हाई वोल्टेज का करंट है या हाई वोल्टेज का करंट आता है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है, फट जाता है, और करंट, और हमारा करंट रुक जाता है आगे जाने से, तो जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस आगे लगा हुआ है वो सेफ हो जाता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा एमसीबी हम घर, सबके घर में लगी हुई कुछ करते हो ना, ठीक है ना, उसको बोलता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, याद रखना फुल फॉर्म, किसी को नहीं मालूम है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। अब क्या होता है भैया, जब शॉर्ट सर्किट होती है किसी भी अप्लायंस में, ठीक है, तो आपने देखा होगा सिर्फ एक ही आईसी उतरती है, आईसी इन द सेंस की एमसीबी, एक ही एमसीबी उतरती है कि नहीं, एक ही एमसीबी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। आप सीख लो, हमारे घर के अप्लायंस में या हमारे घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा होता है, अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन लगाओगे तो सब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, सेम करंट फ्लो होगा, अब सबके अंदर सेम करंट जा रहा है, आपने एक चुटकी बंद करी तो पूरे स्विच बंद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेम करंट जा रहा है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, करंट अलग अलग थे कि नहीं, एक करंट बंद करोगे दो तो जा रहे हैं हमारे, ठीक है, दो करंट बंद करो तीसरा तो जा रहा है, दो फिर एक इधर का बंद किया तो इधर, मान लो हमको टीवी बंद करनी है, हमको फ्रिज और कूलर चालू रखना है भाई, तो हम टीवी वाला स्विच बंद कर देंगे, इजी है, ठीक है। तो घर में कौन सा यूज़ करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा एमसीबी का, याद रखना है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। चलो बाकी इसमें 2-3 पॉइंट छूट गए हैं, जैसे कि मैं बताया था आपको पावर, ठीक है ना, पावर कुछ नहीं है, पावर P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, ठीक है, ये बेसिकली जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतना ही करंट बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही करंट बढ़ेगा। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, क्या होती है इसकी यूनिट, वोल्ट। एक चीज़ और मैं बताया था आपको, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो घरों में यूज़ होती है वो होती है किलो वाट आवर में,
ये क्वेश्चन बेटा पहले दिन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 1 नंबर में आता है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आवर। बहुत ईजी है, ठीक है। बेसिकली हम नापते का है जूल में नापते हैं ना, जूल्स में एनर्जी को। लेकिन भैया अगर हम बात करें 1 किलोवाट आवर इजिकल 1 किलोवाट आवर इजिकल टू क्या होता है 36 लैख, ठीक है ना। इतनी जीरो का भी हम इसमें लगाएंगे। 1 किलोवाट आवर मान लो 100 किलोवाट आवर आपका बिल आया, ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो जूल 36 लाख को, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।